डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में मेनली हम प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग प्रकार के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, उनका क्राइटेरिया देखें किस बेस पे उनको माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर हमने कैटेगराइज कर रखा है। और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मेनली हम अलग अलग जो इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होने वाली जो डेफिशिएंसी है, कमी है, उनसे जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारियां होती हैं, तो वो देखेंगे। साथ में टॉक्सिसिटी भी देखेंगे। और कुछ लास्ट के टॉपिक में हम जो सेकंड पार्ट में ही जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है और जो राइजोबियम बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें वो जो डिस्कशन रहेगा वो सेकंड पार्ट में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो स्टार्टिंग में क्या है, मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हम प्लांट्स के अंदर क्या क्या जो मिनरल्स हैं, क्या क्या खनिज लवण है उसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो उसी में एक हाइड्रोपोनिक्स है। तो ये क्या है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो प्लांट्स हैं उसको लिक्विड सॉल्यूशन में हम उगाते हैं, उसमें मिट्टी नहीं यूज की जाती बिल्कुल भी। और डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जूलियस वोन सैक, ए प्रोमिनेंट जर्मन बोटनिस्ट इन 1860। तो ये जो टेक्निक है वो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट की थी, उसको करके दिखाया था किसने, एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन देश के, जो पेड़ पौधों की जानकारी रखते थे, जूलियस वोन सैक। तो उन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्वॉल्व कल्चर ऑफ प्लांट्स इन ए सोयल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या था, प्लांट्स को ऐसे मीडियम में उगाया गया था जो इसमें मिट्टी नहीं थी बिल्कुल भी, सॉइल फ्री था वो। और उसमें मिनरल जो भी मिट्टी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में दिए गए थे प्लांट को। रिक्वायर्ड प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट। तो इसके अंदर जो वाटर है वो प्योरीफाई, बिल्कुल साफ वाटर है वो चाहिए होता है। और साथ में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो साल्ट, अलग अलग साल्ट होते हैं साल्ट की फॉर्म में, जैसे फास्फोरस है फॉस्फेट साल्ट में, सल्फर है सल्फेट साल्ट की फॉर्म में है, वो यूज किया जाता है। रूट्स ऑफ प्लांट इमर्ज्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो जो पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं तो उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसको मिनरल जो सॉल्यूशन है उनके अंदर डुबो के रखा जाता है, डुबोया जाता है। एलिमेंट्स आर एडिड, सब्सटीट्यूटेड, रिमूव्ड और गिवन इन वेरिड कंसंट्रेशन। जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो टाइम टू टाइम उस सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं। कुछ टाइम के बाद कुछ एलिमेंट्स को रिप्लेस किया जाता है, कुछ नए एलिमेंट उनके अंदर डाले जाते हैं। और हाँ, कुछ एलिमेंट्स को टाइम टू टाइम रिमूव भी किया जाता है। और उनकी कंसंट्रेशन भी चेंज की जाती है प्लांट के लाइफ स्पैन के ऊपर, जिस स्टेज में उसको जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो उनको इन सॉल्यूशन में मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर उनको रिमूव किया जाता है टाइम टू टाइम। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो मिनरल सॉल्यूशन सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन्ड। तो अलग अलग जो हमने कुछ सब्सटेंस, अलग अलग एलिमेंट्स हैं इस सॉल्यूशन में डाल के प्लांट की ग्रोथ जब हम चेक करते हैं तो उससे हमको एक ऐसा मिनरल सॉल्यूशन तैयार करने में मदद मिलती है जो कि प्लांट की ग्रोथ को ऑप्टिमम लेवल तक करवा सकता है। Essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered। तो इसे क्या पता लगा कि उन एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिली जिससे जो प्लांट ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई। और उनकी कमी की वजह से होने वाली जो सिम्टम्स है, लक्षण हैं, उनकी भी जानकारी इसमें मिलती है। क्योंकि जिस भी एलिमेंट की कमी हो जाती है उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से जो भी सिम्टम हमको दिखाई देते हैं तो वो पर्टिकुलर सिम्टम्स उसी एक एलिमेंट की वजह से ही होते हैं। फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, टोमेटो, सीडलेस, ककम्बर एंड लेट्यूस। तो अलग अलग प्रकार के जो सब्जियां हैं उनको बड़े पैमाने पे हम इस टेक्निक के द्वारा जो वो तैयार कर सकते हैं। जैसे सीडलेस ककम्बर है, उसके अंदर बीज नहीं होते हैं, तो स्पेशल टेक्निक होती है जो कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह है उनको तैयार करने में इस्तेमाल की जाती हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ। तो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसके अंदर लगातार एयर की भी सप्लाई की जाती है ताकि जो ग्रोथ है उसको ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जो रूट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करती हैं, और यदि उनको डायरेक्ट, यदि हम केवल सॉल्यूशन में डुबो के रखें तो जो वाटर है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है और रूट है वहाँ पे वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो एयर की भी लगातार जो सप्लाई है वो की जाती है। तो हम एक पिक से देख सकते हैं। तो
तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स को हम अलग अलग जो सॉल्यूशन है, पाइपें लगी होती हैं, तो उनके अंदर हम इनको डुबो के रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रूट्स कंप्लीट हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको मिट्टी से निकाला गया है, इसको सॉल्यूशन में डुबो के रखा जाता है। तो ये एक पिक है जिसमें एक आइडिया लगता है, जैसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम नीचे रखते हैं, एक न्यूट्रिएंट पंप होता है जो कि वाटर को एक पाइप के अंदर भेजता है, और पाइप में ही हम जो अलग अलग ये वाइट कलर की ऊपर वाली पिक में आपको पाइप है, तो उसी का एक डायग्रामेटिक रूप है ये। जो रूट्स हैं उनको पानी के अंदर डुबो के, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसके अंदर डुबो के रखा जाता है। और साथ में जो एयर है उसका भी ध्यान रखा जाता है, जैसे यहाँ पे एयर स्टोन्स वगैरह होते हैं, और एक एयर पंप होता है जो कि लगातार, जैसे एक्वेरियम में हम एयर पंप लगाते हैं वाटर में ऑक्सीजन की जो फैसिलिटी है वो देने के लिए, इसी प्रकार से इसके अंदर भी एक एयर पंप लगाया जाता है ताकि वाटर में जो एयर की डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन कर सकें। ग्रो ट्रे क्या होती हैं, अलग अलग ट्रे होती हैं, जो जैसे बर्तन रखने की भी अलग ट्रे होती हैं, तो ट्रे टाइप में होता है ये, जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं अलग अलग उनके लिए कुछ जो पोर्शन बने होते हैं उन्हीं के अंदर प्लांट्स को रखा जाता है। उसके बाद एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब जो जरूरी खनिज लवण है वो कौन से होते हैं। तो मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एंटर प्लांट थ्रू रूट्स, जो मिनरल्स जो एब्जॉर्प्शन हमने इससे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, मिनरल एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन, तो उसमें देखा था रूट्स के द्वारा इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। मोर देन 60 एलिमेंट्स, मतलब 60 एलिमेंट्स को डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अभी तक खोजा गया है। और वो 60 एलिमेंट्स कौन से हैं, जो हमने 118 एलिमेंट अभी तक हम खोज कर चुके हैं। जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं में से 60 एलिमेंट्स को अलग अलग प्लांट्स के अंदर है जो पाया गया, मतलब पाया जा चुका है। सम एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड, और किसी के अंदर तो कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट भी देखने को मिल जाते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जैसे सेलेनियम है और जो गोल्ड है। सेलेनियम कुछ मतलब एक हाइयर एलिमेंट्स होते हैं, बड़ा इनका ज़्यादा मोलिकुलर मास होता है, और गोल्ड है जो वो भी कुछ एलिमेंट्स में, कुछ प्लांट्स में पाया गया है। सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम, जैसे स्ट्रोंटियम होता है जो कि सेकंड ग्रुप में आता है, तो ये बड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो कुछ प्लांट्स जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास उगे होते हैं, तो उनके अंदर ये स्ट्रोंटियम भी है, वो भी पाया जाता है। टेक्निक्स डिटेक्ट मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, तो आज हमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं वो भी विकसित कर ली हैं जिनके द्वारा हम कोई भी एलिमेंट यदि बिल्कुल वेरी ट्रेस अमाउंट में, बिल्कुल ही कम मात्रा में है, और कम मात्रा की इतनी 10 to 8 ग्राम पर मिलीमोल पर मिलीलीटर, इतनी कम मात्रा को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। आर गोल्ड एंड सेलेनियम रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये गोल्ड और सेलेनियम है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है। तो कई बार तो कुछ एलिमेंट्स है वो टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट के अंदर चले जाते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम है, तो ये आसपास की जब सोयल में जाता है तो उसको वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स तो इस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बाकी जो गोल्ड और सेलेनियम हो सकता है किसी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करता हुआ मिले, लेकिन चांसेस इनके टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। जब ये किसी भी सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ इनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, मतलब किस बेस पे हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट्स हैं वो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं और ये हैं वो ज़रूरी नहीं है। मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम एसेंशियल बोल रहे हैं तो उनका मेन क्या होना चाहिए कि वो रिप्रोडक्शन में और जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। मतलब उसकी वजह से यदि वो अब्सेंट है तो जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं मिलेगी, और जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस को भी वहाँ पे मतलब उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इन absence ऑफ एलिमेंट डू नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल और सेट सीड्स, और इन एलिमेंट्स के बगैर जो प्लांट अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और सेट सीड का मतलब है जो बीज वगैरह वो नहीं बना पाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर, मतलब जो ज़रूरत है पौधे को किसी भी एलिमेंट की तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करता नहीं होना चाहिए, तो वो भी एसेंशियल में आ जाता है। जैसे हमें भूख लगी होती है तो हम चपाती की जगह पे और भी जो फ्रूट्स वगैरह वो ले सकते हैं, तो एक क्या है वहाँ पे रिप्लेसमेंट है उस चीज़ की।
तो उसके द्वारा हम रिप्लेसेबल वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आयरन की जगह पे हम मैग्नीशियम दे रहे हैं प्लांट को, तो ऐसा रिप्लेसेबल वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसी को एसेंशियल बोला जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर। वही बात आ गई इसमें कि एक एलिमेंट की यदि कमी है, आयरन की कमी है, तो मैग्नीशियम दे के हम उसका काम नहीं चला सकते। तो एसेंशियल एलिमेंट्स की ये भी एक क्राइटेरिया होता है। एलिमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, तो उनके अंदर वो डायरेक्टली इवॉल्व होना चाहिए। मतलब यदि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जानी चाहिए, इतना ज़्यादा एक रोल प्ले किया जाना चाहिए उस एलिमेंट के द्वारा। तो टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो वो कौन सी हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हम इस पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंस इन लार्ज अमाउंट। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज में, माइक्रो का मतलब स्मॉल में। तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और इनको मापा किस में जाता है? 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। जो प्लांट है जब उसके अंदर से वाटर निकाल दिया जाता है, सुखाया जाता है, तो उसका जो ड्राई मैटर है उसके अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 10 मिलीमोल पर किलोग्राम होनी चाहिए। तो ये मिलीमोल पर किलोग्राम में इसका मतलब मोलैलिटी को शो करता है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोलैलिटी। तो कंसंट्रेशन मोलैलिटी में शो की गई है यहाँ पे। तो इतनी मात्रा से ज़्यादा हो उस एलिमेंट की तो उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो एलिमेंट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ में। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मेन मेन जो एलिमेंट है, इनको जो पौधा है वो CO2 जब एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, और वाटर है जो रूट से वो लेता है, तो उसके जरिए ये प्लांट इनकी फुलफिलमेंट है वो पूरी कर लेता है। अदर आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन। तो जो अलग अलग मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके साथ में अलग अलग आयनिक फॉर्म में प्लांट है दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है इनकी प्लांट को। तो इसमें जो हमने एक ऊपर एक स्पेसिफिक टर्म पढ़ी थी वो 10 मिलीमोल पर किलोग्राम, उससे कम इनकी ज़रूरत होती है, तो कम कंसंट्रेशन में ज़रूरत मिलेगी। इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल, ये ऐसी मेटल्स और नॉन मेटल्स इसके अंदर आ जाती हैं ज़्यादातर। तो इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन वगैरह, हाँ, वैसे बोरोन तो उसमें आ जाता है सेकंड ग्रुप के अंदर। तो निकल वगैरह है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैग्नीशियम है जैसे क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इन एडिशन टू, इनके अलावा कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। जो मतलब बड़े प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, जो हम देख सकते हैं सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम एंड जो और भी एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड भी हमने देखा था, तो वो भी पाया जा सकता है। कैटेगरीज फॉर एसेंशियल एलिमेंट, तो अलग अलग जो ये एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। मेनली हम 4 कैटेगरीज है वो डिस्कस करेंगे इनकी। सबसे पहली है कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उनके कंपोनेंट होते हैं। मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह इन्हीं से मिलकर बनते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, और कुछ तो मतलब सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनलीज हैं उनको भी बनाते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी में कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट्स। तो वो कंपोनेंट आ जाते हैं इसके अंदर जो कि केमिकल कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी रिलेटेड का काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल है, और फास्फोरस इन एटीपी है, एटीपी फॉर्मेशन होती है जैसे उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो काम करते हैं। एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट इंजाइम्स। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी पार्टिकुलर इंजाइम को या तो वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसके काम को बढ़ा देते हैं, और या कुछ ऐसे हैं जो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन होता है, वो एक एक्टिवेटर का काम करता है। रूबिस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है, आगे के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे।
एंड फोस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्रिटिकल एंजाइम होते हैं ये किसके अंदर, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं दोनों। इनमें ये एक्टिवेटर का काम करता है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव होता है जो, जबकि जिंक है जो एक एक्टिवेटर का काम करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर एंड मोलिबेडेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जो जिंक डाई पॉजिटिव होता है ये भी एक एक्टिवेटर का काम करता है, किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। और जो मोलिबेडेनम है इसी प्रकार से जो नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम आता है, तो उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद फोर्थ जो कैटेगरी है वो एलिमेंट्स जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल है सेल का उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब जो आयन बैलेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अंदर जो पोटासियम है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, जैसे उसमें रोल प्ले करेगा। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाटर की जो अमाउंट होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। और वाटर कम ज़्यादा होएगा तो जाहिर सी बात है जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है वो भी कम ज़्यादा होती है। मिनरल डेटरमाइन वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल, जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं वो वाटर पोटेंशियल है जो सेल का उसको भी कंट्रोल करते हैं कि कितना जो वाटर पोटेंशियल, जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था वाटर पोटेंशियल, यही ओस्मोसिस के लिए बड़ा रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल्स है उसमें रोल प्ले करेगा। तो ये चार कैटेगरीज होती हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की। तो उसके बाद है एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे हमने देखे हैं इनकी चार कैटेगरी। कुछ बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी रिलेटेड फंक्शन करते हैं जैसे मैग्नीशियम फास्फोरस है, एटीपी के अंदर होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर देखा है। तो यहाँ से एक हम समराइज कर सकते हैं जो चारों ग्रुप हमने पढ़े हैं, कुछ एक्टिवेट और इनहिबिट कर सकते हैं एंजाइम्स को जैसे जिंक और मैग्नीशियम। और कुछ ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वो काम करते हैं सेल के अंदर जैसे पोटासियम होता है। अब जो रोल और फंक्शन है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट बॉडी में प्ले करते हैं, मतलब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है वो देखेंगे। और उसे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर सबसे पहले नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसको मेनली जो प्लांट्स है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, रूट्स के जरिए ही। हालांकि एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है लेकिन वो नाइट्रोजन किसी काम की नहीं होती। तो जो नाइट्रोजन है वो रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब की जाती है। अलग अलग जो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं तो वो इनको एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं। तो जैसे किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में। तो NO3 नेगेटिव होता है वो नाइट्राइट होता है, और जो NO2 नेगेटिव वो नाइट्रेट होता है। और अमोनियम आयन होता है जो उसकी फॉर्म में भी जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब की जाती है। रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जो जितने भी प्लांट पार्ट होते हैं उनके अंदर सबके अंदर ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं, रूट और शूट एपिक्स पे पाई जाती हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है ये। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मतलब जो सेल ज़्यादा रिएक्शन करती हैं उनके अंदर ज़्यादा कुछ ना कुछ फॉर्मेशन वगैरह होता रहता है, उनके अंदर भी जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा पाया जाएगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, RNA DNA, विटामिन्स और हार्मोन्स है, इनके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का काम करता है। जैसे प्रोटीन के अंदर हमने अमाइनो एसिड में देखा था, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, पायरिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन, तो उनके अंदर भी जो नाइट्रोजन है वो एक कंपोनेंट का काम करता है। उसके बाद है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को फॉस्फेट आयंस के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे HPO2 4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव। तो ये फॉस्फेट की अलग अलग फॉर्म होती हैं, तो उनके रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है इसको रूट्स के द्वारा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे हम फॉस्फोलिपिड पढ़ते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और कुछ प्रोटीन है उनके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं वो भी फॉस्फोरस को लिए होते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट एक ग्रुप होता है जो कि एक बैकबोन का काम करता है शुगर के साथ मिलके। और साथ में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही पाए जाते हैं। जो चेन के अंदर जो एक मोनोमर यूनिट होती है, जो चेन से मिलके बने होते हैं जो DNA RNA है, तो उनके अंदर एक मोनोमर यूनिट होती है, वो न्यूक्लियोटाइड होती है। मोनोमर यूनिट मतलब जो एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करे, जो एक के बाद एक लग के किसी बड़ी चीज़ को बनाते हैं। जैसे ईंटों से दीवार बनती है तो इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड से DNA RNA बनते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, और जो हमने बायोमोलिक्यूल में देखा है ये चीज़। और रिक्वायर्ड फॉर ऑल फास्फोराइलेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें फॉस्फोरस का एडिशन है, रिमूवल है, तो उनके अंदर जैसे ATP सिंथेसिस है तो फास्फोरस का एडिशन होता है।
उसके बाद जो ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो फॉस्फोरस वहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम करता है। उसके बाद है पोटेशियम, तो पोटेशियम को के पॉजिटिव आयंस के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन, और इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनके अंदर ज़रूरत होती है। बर्ड्स जो मुकुलन होते हैं जहाँ से जो ब्रांच वगैरह है या फिर जो फ्लावर वगैरह है वो निकलता है, पत्तों में भी पाया जाता है। और रूट टिप्स, वही है मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है रूट टिप्स भी, जो कि मिट्टी के अंदर जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ करवाने में मदद करता है। एनायन कटायन का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है सेल के अंदर, आयन बैलेंस में भी ये मदद करता है। इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी तो उसी बेस पे वाटर कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाता है, और वाटर कंटेंट के बेस पे ही टर्जिडिटी ऑफ सेल, जो सेल्स की जो उनके अंदर जो मजबूती है वो वाटर ही प्ले करता है। यदि वाटर वहाँ से निकल जाता है तो सेल हैं जो वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। यदि से उनके अंदर वाटर अच्छा ढंग से उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो टर्जिड रहती हैं, वो कठोर रहती हैं। और इसके साथ में कुछ एंजाइम्स हैं उनकी भी एक्टिवेशन करता है, उनको ये काम करने में मदद करता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा के रखता है। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम को कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है Ca2 पॉजिटिव के रूप में, और रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक, ये भी ज़्यादातर डिवाइडिंग सेल्स के द्वारा ही, और साथ में डिफरेंशिएटिंग टिश्यू का मतलब है जो परमानेंट टिश्यू होते हैं जो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी है उसको तो लूज कर जाते हैं, तो अपने अपने काम के अंदर जो भी उनको स्पेशल काम करना होता है, जैसे मीजोफिल सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, या फिर अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनती हैं अलग अलग सेल में, तो उसमें कैल्शियम ही रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है तो उनके अंदर जो सेल वाल बनती है, माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें, तो प्लांट्स के अंदर सेल वाल बनती है सेल प्लेट के द्वारा, और साथ में मिडल लैमेला बनता है जो दो सेल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर का, एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, तो उसको भी कैल्शियम ही बनाता है। नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जो माइटोटिक स्पिंडल क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम वगैरह है उनकी मूवमेंट करवाते हैं। माइटोसिस में मैंने देखा था स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो उसको भी कैल्शियम बनाएगा, तो एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। साथ में जो ओल्डर लीव्स है उनके अंदर ये इकट्ठा होता रहता है। इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जो नॉर्मल काम है उसके मतलब कि पार्टिकल्स को मूव करवाना है सेल के अंदर, किसको बाहर रखना है, तो उसका काम भी कैल्शियम ही देखता है। एक्टिवेट सर्टेन इंजाइम्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो ये भी इंजाइम्स को रेगुलेट करता है, और साथ में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं तो उनमें भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो रिएक्शंस होती हैं उनमें भी ये अपना रोल है वो प्ले करता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन, जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उन्हीं की फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसी फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। डिजोलेबल फॉर्म में वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, अलग अलग किसी भी कंपाउंड के साथ हो सकता है रिएक्शन के ये वो मिले, तो उसकी वजह से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्टिवेट्स इंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, तो ये भी अलग अलग जो इंजाइम रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनके काम को शुरू करवाता है। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस है और उसमें उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने का काम भी, जैसे डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने का काम हिस्टोन प्रोटीन भी करते हैं और साथ में मैग्नीशियम भी करता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तो उसमें बहुत बार ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि वह क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम भी होता है, और एक आगे हम आयरन देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो भी पाया जाता है। हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट होती है, तो उन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम भी राइबोसोम का मैग्नीशियम का होता है। उसके बाद है सल्फर, सल्फर को सल्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है SO4 नेगेटिव, और ये 2 अमाइनो एसिड में पाया जाता है सल्फर, तो सिस्टीन और मिथियोनिन इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और मेन कंस्टिट्यूएंट मतलब कहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा, कुछ सेवरल कोएंजाइम का काम करता है, जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स में देखा है एंजाइम के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसमें कोएंजाइम का काम करता है जिसमें हमने अलग अलग जो मेटल्स वगैरह हैं वो देखी थी और कुछ ग्रुप देखे थे। तो विटामिन्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसे थाइमिन है, बायोटिन है, कोएंजाइम, ये अलग अलग विटामिन्स होती हैं। और फेरोडोक्सिन भी एक सब्सटेंस होता है जो आयरन का बना होता है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। उसके बाद है रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है
वो क्या क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर वो देखेंगे। जैसे आयरन है सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, और जबकि Fe2 पॉजिटिव होता है वो फेरस आयन उसको बोलते हैं। रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर, जो बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन की ही ज़रूरत होती है प्लांट को। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये जो प्रोटीन है उसको बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और इन ट्रांसफर ऑफ, तो उसमें क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। तो इसमें फेरोडोक्सिन एंड साइटोक्रोम्स अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स का काम करते हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जिससे एटीपी सिंथेसिस की जाती है। और साथ में ऑक्सीडेशन कैसे होती है, इसमें जो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म होती है तो उसको Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में, जैसे एब्जॉर्ब तो Fe3 पॉजिटिव में किया जाता है, इसलिए रिवर्सली ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि कई बार जो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म है वो Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, तो कुछ ऐसे कैटालेज एंजाइम का मतलब है जो किसी भी रिएक्शन को कैटालिस्ट का काम करेंगे, कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, और साथ में कुछ ब्रेक डाउन वगैरह है उसमें मदद करते हैं। जैसे क्लोरोफिल है, हमने पढ़ा है मैग्नीशियम एक कंस्टिट्यूएंट का काम करता है, साथ में आयरन भी प्रेजेंट होता है उसमें। मैग्नीज, मैग्नीज को मैग्नीज डाई पॉजिटिव आयन के रूप में या मैग्नस आयन बोलते हैं, मैग्नस आयन के रूप में भी इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्टिवेट्स मैनी इंजाइम, तो ये भी जो अलग अलग इंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में जो ब्रेक डाउन होता है जो ग्लूकोज का, जिसे एनर्जी निकाली जाती है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैग्नीज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्प्लिट वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और साथ में ये जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके उसमें से ऑक्सीजन है और उसको हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है वो बनाता है, जो हम आगे के टॉपिक में जो फोटोसिंथेसिस रहेगा चैप्टर उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोरोन, बोरोन भी बोरिक एसिड होता है, जैसे बोरिक आयन बोल सकते हैं BO3 नेगेटिव आयन, और इसी का एक डाइमर फॉर्म हो सकती है तो B4O7 2 नेगेटिव, तो इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव, तो साथ में जो बोरोन है ये कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन होते हैं, उनकी अपटेक में, उसको एब्जॉर्ब करने में और उसके यूटिलाइजेशन में भी मदद करता है। तो यहाँ से एक आइडिया ये मिलता है कि यदि बोरोन की यदि कमी हो जाए तो उसमें साथ में प्लांट में कैल्शियम की भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि हम बाहर से कैल्शियम दे रहे हैं पौधे को लेकिन बोरोन उसको सप्लाई नहीं कर रहे तो कैल्शियम वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में भी और उसके यूटिलाइजेशन मतलब उसके उपयोग में भी मदद करते हैं। तो काम क्या करता है बोरोन, जो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो देखता है। पोलन जर्मिनेशन, जो पोलिनेशन होता है जिसमें पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से, जो पोलन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, और जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक ट्यूब निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो ट्यूब को निकालने में बोरोन है वो मदद करता है। और जो लैब होती हैं, लैब के अंदर जब हम पोलन जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो उसके अंदर भी जो बोरिक एसिड यूज किया जाता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से यूज किया जाता है, जो कि उसकी मदद करता है पोलिनेशन का, पोलन ट्यूब है उसको निकालने में। उसके बाद बोरोन है वो सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, जो सेल की लंबाई है उसको गेन करवाने में, और जो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब सेल का जो अलग अलग काम है वो अलग अलग बंटवारा करने में भी मदद करता है। और उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन होता है, जो सुक्रोज वगैरह होता है, जो हमने इसे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि फिलोएम है वो कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन उसमें बोरोन है वो मदद करता है। उसके बाद है जिंक, जिंक को जिंक डाई पॉजिटिव आयन के रूप में ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के द्वारा, और ये क्या करता है, वेरियस इंजाइम्स हैं स्पेशली कार्बोक्सिलेज इंजाइम, उनमें मदद करता है, उनके एक्टिवेशन में मदद करता है। और साथ में जो ऑक्जिन है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्जिन जो कि ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक रीजन में पाया जाता है। जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला चैप्टर देखेंगे हम तो उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑक्जिन के बारे में, तो उसमें भी उसकी जो सिंथेसिस है उसको बनाने में जिंक का रोल रहता है। उसके बाद है कॉपर, कॉपर को क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव होता है, और एक क्यूप्रस आयन होता है वो Cu सिंगल जो पॉजिटिव चार्ज होता है Cu पॉजिटिव वो होता है क्यूप्रस आयन, तो ये क्यूप्रिक आयन के रूप में
एब्जॉर्ब किया जाता है। एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, उनके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी केमिकल रिएक्शन प्लांट में होती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं अपना रोल है ये प्ले करता है। एसोसिएट विद सर्टेन इंजाइम इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ इंजाइम्स होते हैं, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिनमें होती हैं, तो उन इंजाइम्स को जो ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम होते हैं उनके साथ ये मिला हुआ पाया जाता है। और साथ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम CO2 पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव टू Cu2 पॉजिटिव, तो जो कई बार जो क्यूप्रस आयन से क्यूप्रिक आयन जब बनता है तो ऑक्सीडाइज होता है। रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज का मतलब है जैसे अब जो इसको Cu2 पॉजिटिव के रूप में किया गया था लेकिन ये Cu पॉजिटिव भी बना लेता है, मतलब इसका रिडक्शन भी हो सकता है, उसी को रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज बोलते हैं। और रिवर्सिबली में इक्विलिब्रियम भी शो किया जाता है, मतलब दोनों फॉर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा सकता है। उसके बाद है मोलिबेडनम, तो मोलिबेडनम को मोलिबेडेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है जिसका फार्मूला है MO और O2। MO मोलिबेडनम का सिंबल है और जबकि जो O2 है ये ऑक्सीजन है और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे सल्फेट हमने देखा था तो वहाँ पे 2 नेगेटिव था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है, कंपोनेंट्स ऑफ सेवरल एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन का जो यूज होता है प्लांट के अंदर, जो अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है नाइट्रोजन, उसकी अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे नाइट्रोजिनेज है, ये इंजाइम इनकी मदद करते हैं, जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज है ये भी इंजाइम है, तो उन इंजाइम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। और जो क्लोरीन है जो 7th माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेगा, एब्जॉर्ब्ड एज क्लोरीन क्लोराइड आयन, तो इसको क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। हेल्प इन डिटरमाइनिंग सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो इसका काम क्या रहता है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ऑस्मोटिक जो प्रेशर बनता है तो वो सोल्यूट की वजह से ही रहता है, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है तो उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। आयन कैटायन बैलेंस बोल सकते हैं, वो भी ये रोल प्ले करेगा। जैसे पोटासियम हमने देखा था, तो पोटासियम क्लोरीन के साथ मिलके एनायन कैटायन बैलेंस है उसको बना के रखता है, उसमें रेगुलेशन करता है। असेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, जैसे पीछे हमने पढ़ा था वाटर स्प्लिटिंग में मैग्नीज है वो रोल प्ले कर रहा है, तो मैग्नीज क्लोरीन के साथ मिलके ही वाटर स्प्लिटिंग का काम करता है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे हम एक आइडिया और ले सकते हैं कि एक ही फंक्शन एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है उनके द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ पे हमने दोनों स्लाइड में मेनली जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं उनको देखा है। 13 में जो 7 हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इससे पहले जो 6 हमने पढ़े थे वो क्या हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं।